गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका द विल पावर अकेडमी में। तो आज हम लोग अध्याय 7 पढ़ेंगे जो कि कक्षा 8 का इतिहास का अध्याय है। तो इस अध्याय का शीर्षक है देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। इसके पिछले वीडियो में हमने अध्याय 6 पढ़ लिया है, तो आज हम अध्याय 7 शुरू करेंगे। और सारे वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। 7वां अध्याय पढ़ते हैं। पहले के अध्यायों में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे। तो जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसके पिछले वीडियो यानी कि पिछला अध्याय पढ़ चुके होंगे। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। तो बताया जा रहा है कि पिछले अध्यायों में हमने देखा है या पढ़ा है कि ब्रिटिश शासन के कारण जो वहाँ के राजा थे, स्थानीय राजा थे और नवाब थे, किसान थे, आदिवासी थे, वह किस तरह से उनके प्रभाव में थे। इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। तो अब हम इस अध्याय में क्या पढ़ेंगे, विद्यार्थियों के जीवन के बारे में, कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत विद्यार्थियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़े। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे, उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देशी समाज को सभ्य बनाना है। तो जैसा कि ब्रिटिश शासन भारत के लोगों को यानी भारतीयों को असभ्य मानते थे, तो वे क्या मानते थे, वे मानते थे कि जो देशी समाज है उसको सभ्य बनाना है, क्योंकि वे उसे असभ्य मानते थे और उनके रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं को बदलना है, यानी कि वो भारत के रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं को बदलना चाहते थे। इसके लिए कौन कौन से बदलाव लाए जाने थे, भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे। अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ बगल में भाषाविद के बारे में दे गए हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं। भाषाविद क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है, तो उसे भाषाविद कहते हैं। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि भाषाविद किसे कहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जिसे कई भाषाओं का ज्ञान हो, उसे भाषाविद कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे कि अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे। तो आइए हम देखेंगे। आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं, वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए हैं। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाए। आगे है कि प्राच्यवाद की परंपरा। तो देखते हैं, पहले हम जान लेते हैं प्राच्यवाद क्या होता है। तो प्राच्यवाद के बारे में हम जान लेते हैं। प्राच्यवादी वे होते हैं एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोगों को। तो प्राच्यवादी कौन होते हैं? एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग को प्राच्यवादी कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। पढ़ते हैं प्राच्यवादी परंपरा के बारे में। तो सन 1783 की बात है। 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। बात कब की है? 1783 की। आप ध्यान से इसे देखेंगे और सुनेंगे। बात है 1783 की। एक व्यक्ति जिसका नाम है विलियम जोन्स कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात कर दिया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। तो अभी हमने जाना भाषाविद किसे कहते हैं? एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले। तो जोन्स कैसे व्यक्ति थे? एक भाषाविद थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। तो ऐसे में उन्हें कितने भाषाओं का ज्ञान हुआ? ऑक्सफोर्ड में उन्होंने ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया। इसके अलावा वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे, 4 भाषाएं हो गई। और इसके अलावा उन्होंने
अपने दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे, यानी कि उन्होंने 6 भाषाओं का ज्ञान हो चुका था। यहाँ चित्र एक दिया गया है जो कि विलियम जोन्स फारसी भाषा सीख रहे हैं। इस चित्र को यहाँ पे दर्शाया गया है। आगे हम बढ़ते हैं। कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उनकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। तो 6 भाषाओं के ज्ञान के साथ साथ वे संस्कृत भाषा में भी रुचि लेते थे। तो वे क्या करते थे, जब वे कलकत्ता आए तो आने के बाद वे डेली घंटों बैठकर संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत सीखने की तैयारी करते थे या संस्कृत सीखते थे। इसके अलावा संस्कृत की बारीकियां, उनकी जो व्याकरण है, संस्कृत के काव्यों का जो अध्ययन है, उनको जानने की कोशिश करते थे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। तो कुछ समय बाद उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया था। तो उन्होंने जो भारत की प्राचीन पुस्तकें थी उसका अध्ययन करना उन्होंने शुरू कर दिया था। इसके अलावा जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पी रखते थे, जैसे हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत और फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू कर दिया। तो इसे आप याद रखेंगे कि जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन किया। तो इस चीज़ों को आप याद रखेंगे। आगे है, जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के जो पवित्र और कानूनी ग्रंथ थे उसको खोजना और समझना बहुत ज़रूरी हो गया था, ऐसा उन्होंने कहा। उनका यह भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों और व कानून को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा सकता है और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। तो उनका मानना था कि जो भारत के प्राचीन ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, कानूनी ग्रंथ है, उनके माध्यम से ही भारत के लोगों के बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनके कानूनों के बारे में जाना सकता है। इसीलिए उन्होंने भारत के लोगों के ग्रंथों का अध्ययन करना जरूरी समझा। यहाँ चित्र दो दिया गया है जो कि लिखा गया है कि हेनरी टॉमस कोलब्रुक। तो यह चित्र 2 हेनरी टॉमस कोलब्रुक का है। वह संस्कृत तथा हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के विद्वान थे। तो ये चित्र आप देख सकते हैं जो कि हेनरी टॉमस कोलब्रुक का है। आगे हम बढ़ेंगे। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत का दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद मिलेगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृत के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे थे। आगे पढ़ेंगे। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील की कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। तो विलियम जोन्स और कोलब्रुक के अलावा ऐसे बहुत सारे कंपनी के अधिकारी थे जो यह चाहते थे कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान के अलावा भी भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए
संस्थानों की स्थापना की जाए। इन अधिकारियों का ये भी मानना था कि हिंदू और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले से परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देशी जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे बताया जा रहा है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। तो इसे भी आप याद रखेंगे कि भारतीयों के धार्मिक अध्ययन के लिए, उनकी सुविधा के लिए, जिससे वे पहले से परिचित थे, उन्हीं भाषा में उनको ज्ञान देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया, जो कि 1781 में। तो 1781 में कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया, इस बात को आप याद रखेंगे। यहाँ लिखा गया है मदरसे के बारे में। तो पढ़ते हैं कि मदरसा क्या होता है। सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। यह किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई और संस्थान हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ चित्र 3 दिया गया है, जो कि वारेन हेस्टिंग का स्मारक रिचर्ड वेस्टमाकोट 1830 का है, अब कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में है। तो ये वारेन हेस्टिंग का स्मारक चित्र दिया गया है, जो कि अब कलकत्ता में स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में रखा गया है, इसे आप देख सकते हैं। और इसके बगल में एक पंडित हैं और दूसरी साइड एक मुंशी हैं, इनका चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। तो मुंशी क्या होते हैं देख लेते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना, लिखना और पढ़ाना जानता हो। ठीक है, तो इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेस्टिंग की भव्य प्रतिमा है, जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे। इसके एक तरफ पंडित, देखिए एक तरफ पंडित और दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा होगा। हेस्टिंग तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे, जिन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझते और वर्नाकुलर का नाम देते थे। स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या के में मदद चाहते थे। हेस्टिंग ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की और उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के आधार होने चाहिए। तो वर्नाकुलर क्या होता है आइए हम समझ लेते हैं। वर्नाकुलर यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे उम्मीद आप समझ रहे होंगे कि वर्नाकुलर क्या होता है। यह एक स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता था। भारत जैसे उपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल के स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो हमने वारेन हेस्टिंग के बारे में पढ़ा। वारेन हेस्टिंग ने क्या किया था, इन्होंने ही कलकत्ता में मदरसा कॉलेज इन्हीं के द्वारा खोला गया था, जो कि 1781 की बात है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा भी दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो कुछ अधिकारी हैं और जोन्स जैसे व्यक्ति, कोलब्रुक जैसे व्यक्ति, साथ साथ जो कंपनी के अधिकारी हैं, वे इस चीज़ को मान्यता दे रहे हैं कि भारत को उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के धार्मिक चीज़ों के अनुसार ही शिक्षा दी जाए। लेकिन कुछ ऐसे कंपनी के अफसर हैं जो इस चीज़ से सहमत नहीं है कि प्राच्यवादी शिक्षा दी जाए। तो इनमें से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे, अधिकारी थे, जो प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे। तो आगे हम पढ़ते हैं कि पूरब की जघन्य गलतियाँ। तो देखते हैं क्या है।
19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे। तो 19वीं सदी की शुरुआत में आते आते बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करते थे। उनका यह कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा है, यानी कि गलतियों से भरा है, और अवैज्ञानिक है, यानी कि वह वैज्ञानिक तौर पर सही नहीं है। ठीक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही है, यानी कि जो साहित्य है वह ऊपर ऊपर, यानी कि केवल ऊपर ऊपर ही है, गंभीर नहीं है। ठीक है। इसलिए उन्होंने दलील की कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। तो प्राच्यवादियों पर हमला करने वाले कौन व्यक्ति थे? जेम्स मिल, ये प्रमुख माने जाते हैं। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देशी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाना जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली है। तो जो जेम्स मिल हैं वह प्राच्यवादियों से सहमत नहीं है। वे उन पर हमला कर रहे हैं। वे उनकी बातों पर सहमत नहीं हैं कि भारत के लोगों को उनके धार्मिक साहित्य की शिक्षा दी जाए। वे यह चाहते हैं कि भारत के लोगों को पश्चिमी शिक्षा दी जाए। उन्हें यह बताया जाए कि पश्चिम में किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल की जा रही हैं या हासिल कर ली हैं। आगे हम पढ़ते हैं। आगे बताया गया है कि 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया। थॉमस बेबिंगटन मैकाले, इसका नाम याद रखेंगे आप, इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा भी गया है। तो नाम है मैकाले का। इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे जिससे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। तो मैकाले यह सोचते थे कि जो भारत के लोग हैं वह असभ्य हैं, उन्हें सभ्यता का पाठ पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। मैकाले का कहना था कि एक अच्छी यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। तो आप याद रखेंगे कि मैकाले क्या कह रहे थे। उनका कहना था कि एक अच्छी यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर है। तो ये वाक्य भी आप याद रखेंगे कि उन्होंने यही बताया गया है कि यूरोप का जो पुस्तकालय है उनका केवल एक खाना ही भारत और अरब देश के लोगों के साहित्य के बराबर है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। गहन ऊर्जा और आवेशपूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की ज़रूरत पर जोर दिया। तो मैकाले ने किस भाषा पर जोर दिया? अंग्रेजी भाषा सिखाने पर जोर दिया था। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। तो उनको यही लगता था कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से ही भारत के लोगों में पश्चिमी ज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए जो विकास है वे उनसे अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। तो उन्होंने शिक्षा के लिए अंग्रेजी को ही बढ़ावा दिया। यहाँ चित्र 4 दिया गया है जो कि मैकाले का चित्र है और उनका अध्ययन कक्ष दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। आगे बताया गया है कि मैकाले के मिनट्स यानी कि विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे कि 1835
का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया, यानी कि 1835 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम आया। इसमें क्या बताया गया है देखते हैं। इसमें यह फैसला लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक छपने लगी। तो क्या बताया उन्होंने कि जो ये संस्थान है, जो प्राच्यवादी संस्थान है, ये क्या है, अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई थी। आगे हम पढ़ते हैं कि व्यवसाय के लिए शिक्षा। इसके पहले यहाँ दिया गया है बगल में स्रोत एक, जो कि ज्ञानियों की भाषा। तो पढ़ते हैं क्या है, अंग्रेजी पढ़ाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए मैकाले ने यह कहा था। तो देखते हैं इन्होंने क्या कहा। सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देसी लोगों द्वारा आमतौर पर बोली जाने वाली बोलियों में न तो साहित्यिक जानकारियाँ होती हैं और न ही वैज्ञानिक। इसके अलावा ये बोलियां इतनी दरिद्र और रूखी हैं कि अगर किसी और स्रोत से उनको समृद्ध न बनाया जाए तो किसी भी मूल्यवान कृति का उनमें अनुवाद भी नहीं किया सकता। यह थॉमस बेबिंगटन मैकाले भारतीय शिक्षा के विषय में 2 फरवरी 1835 के मिनट से लिया गया है। तो आगे हम पढ़ते हैं व्यवसाय के लिए शिक्षा। देखते हैं, बात है 1854 की। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। तो याद रखेंगे, ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। बात है 1854 की। तो क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन में स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष, जिनका नाम है चार्ल्स वुड के नाम से जारी किया गया था। इस संदेश को वुड की नीति पत्र, वुड डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया है कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। ठीक, तो आगे हम बढ़ते हैं कि आगे वुड डिस्पैच में यह बताया गया है कि यह तर्क दिया गया है कि जो यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, यानी कि वे यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से अपना लाभ कमाना चाहते हैं। वे भारत में अंग्रेजी शिक्षा यानी कि यूरोपीय शिक्षा इसलिए लाना चाहते हैं अपने फायदे के लिए। तो उन्हें यह लगता था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीय के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बनेंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारी भी हो जाएंगे, यानी कि कर्मचारी की कमी नहीं रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक पूरब का जो साहित्य है न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा है, बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। आगे यह भी बताया गया है कि 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया। तो क्या क्या कदम उठाए बताया जा रहा है कि सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी।
तो आप समझ सकते हैं कि जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हो रही थी, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। ठीक है, यहाँ स्रोत 2 दिए गए हैं, पढ़ते हैं। यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में एक तर्क। तो 1854 की वुड के नीति पत्र यानी कि वुड डिस्पैच में प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वालों की निर्णायक विजय का संकेत था। इसमें कहा गया था, हमें जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं, उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठतर कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है। आगे यहाँ चित्र 5 दिया गया है। तो चित्र 5 में 19वीं सदी में मुंबई विश्वविद्यालय का चित्र दिया गया है। यह चित्र देख सकते हैं आप, जो कि बम्बई विश्वविद्यालय का चित्र है। आगे हम पढ़ेंगे नैतिक शिक्षा की मांग। तो बात है 19वीं सदी की। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। तो 19वीं सदी में जो भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारक थे, उन्होंने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया था। उनका यह मानना था कि शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वह लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। तो उनका यही मानना था कि जो लोगों में नैतिक चरित्र का सुधार होता है वह ईसाई शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि वह भारतीय शिक्षा को कितना निम्न मानते हैं, निम्न तरीके से आंक रहे हैं। इसके अलावा यह बताया जा रहा है कि 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। तो 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में प्रचारक है उनकी गतिविधियों के विरोध में थी। क्योंकि कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा हो गया और लोग भारत में अंग्रेजों को उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। तो उन्हें यह शक था कि कहीं प्रचारक की गतिविधियों की वजह से जो स्थानीय जनता है, जो भारत की स्थानीय जनता है, उनके बीच असंतोष पैदा ना हो जाए और जो भारत के लोग हैं वह अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने ना लग जाए। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भू क्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः श्रीरामपुर में अपना मिशन खोला। तो अंततः उन्होंने क्या किया, श्रीरामपुर में अपना मिशन खोल लिया। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 में एक छापाखाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। तो इस सब बातों को आप ध्यान से सुनेंगे। आगे है कि 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारकों ने स्कूल खोले, परंतु जब 1857 की क्रांति हो गई तो ब्रिटिश सरकार ने उसे प्रत्यक्ष रूप से सहायता देना मना कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार को यह लगता था कि जो स्थानीय लोग हैं, जो भारत के स्थानीय जनता है, वह रीति रिवाजों, व्यवहारों और मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी तरह की छेड़खानी होने से उनमें विद्रोह हो सकता है या लोगों में असंतोष पैदा हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने क्या किया कि प्रचारकों को सहायता नहीं दी। यहाँ चित्र 6 दिया गया है, जो कि स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक जिनका नाम है विलियम केरे, जिसने श्रीरामपुर मिशन की स्थापना में मदद की थी। तो याद रखेंगे इनका नाम, क्या नाम है? विलियम केरे। इन्होंने ही श्रीरामपुर मिशन की स्थापना में मदद की थी। आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ चित्र 7 दिया गया है, जो कि कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित श्रीरामपुर कॉलेज को यहाँ दर्शाया गया है। आगे है स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। तो क्या आपको कुछ अंदाज़ा है कि अंग्रेज़ों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं, और अगर स्कूल जाते थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? पढ़ते हैं आगे विलियम एडम की रिपोर्ट। तो विलियम एडम की रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है।
बात है 1830 के दशक की। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक। तो 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक, जिनका नाम है विलियम एडम, इन्होंने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी। तो आइए देखते हैं कि इनकी रिपोर्ट जो तैयार की गई थी उनमें कौन कौन सी बातें दिलचस्प वाली थी। तो पढ़ते हैं। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएँ हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय बंगाल और बिहार में दोनों मिला के 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएँ थीं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। तो आप समझ सकते हैं कि छोटे छोटे जो केंद्र थे वहाँ पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी या 20 लाख से भी ज़्यादा थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। तो आपने सुना होगा कि प्राचीन काल में जो गुरुकुल व्यवस्था थी वह किस तरह की थी। आज के समय से बिल्कुल भिन्न थी। आज के समय में क्या है कि बच्चे स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे कमरा होता है, ब्लैक बोर्ड होते हैं, लिखने के लिए चॉक डस्टर होते हैं, बैठने के लिए टेबल होते हैं, ठीक है, मेज़ टेबल होता है, जो कि प्राचीन काल में स्कूल शिक्षा ऐसे नहीं होती थी। बच्चे किसी बरगद के पेड़ के नीचे या खुले स्थान पर बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ चित्र 8 दिया गया है, एक ग्रामीण पाठशाला का चित्र है। देखते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पाठशालाएँ किस तरह से चल रही हैं। यह फ्रांसवा साल्विन नामक डच पेंटर द्वारा बनाया गया चित्र है। फ्रांसवा 18वीं सदी के आखिर में भारत आए थे। अपने चित्रों में उन्होंने लोगों के दैनिक जीवन को दर्शाने का प्रयास किया है। तो आप देख सकते हैं यह चित्र देख के आपको पता चल रहा होगा लोगों के दैनिक जीवन के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं कि शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। जो भारत की शिक्षा थी वह काफ़ी लचीली थी। आज आप जिन चीज़ों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशालाएं की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियां नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिर लेने का कोई इंतजाम नहीं होता था, सालाना इम्तहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो आप सोच सकते हैं कि आज की शिक्षा और प्राचीन काल की शिक्षा में कितना अंतर था। आज के समय में स्कूल में अलग से क्या होती हैं, अलग से कमरे होते हैं, ठीक है, और डेस्क बेंच होते हैं, किताबें होती हैं, पढ़ने के लिए अलग से संस्था होती है, बच्चों के हाजिर लेने का एक इंतज़ाम होता है, ब्लैक बोर्ड होते हैं, सालाना इम्तहान के लिए फ़ीस भी ली जाती है। ये सारी व्यवस्थाएँ होती हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि कुछ पाठशालाएँ बरगद की छाँव में चलती थीं। तो प्राचीन काल में जो पाठशालाएँ थी वह बरगद की छाँव में भी चलती थी। तो कई गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो आप समझ रहे होंगे कि पहले की स्कूल शिक्षा किस तरह से होती थी। कहीं बरगद की छाँव में पढ़ते थे तो कहीं किसी गांव के दुकान या मंदिर के कोने में गुरु के घर पे या गुरु के घर पे ही बच्चे पढ़ते थे। बच्चों की जो फीस होती थी उनके माँ बाप की आमदनी के हिसाब से तय की जाती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ाना है यह बात विद्यार्थियों की ज़रूरतों को देखते हुए ही गुरु तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे, ठीक है। आगे एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उन्होंने यह बताया कि जो यह लचीली प्रणाली है वह स्थानीय आवश्यकताओं की
आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल थी। उदाहरण के लिए जैसे फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थीं, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्रायः खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। आज के समय में ऐसा नहीं होता है। हमें छुट्टी केवल हमारे वार्षिक एग्ज़ाम के बाद ही मिलती है, जो कि आज के समय में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि फसलों की कटाई के समय छुट्टियां हो जाएं। लेकिन प्राचीन काल में जब फसलों की कटाई होती थी उस समय स्कूल कॉलेज बंद हो जाते थे। जैसे ही फसलों की कटाई का काम खत्म हो जाता था, फिर से स्कूल खुल जाते थे। ठीक है, इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ सकते थे। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे नई दिनचर्या नए नियम के बारे में। तो 19वीं सदी के मध्य तक बात है, 19वीं सदी के मध्य की कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था। इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में काफ़ी ज़्यादा दखल नहीं दिया। ठीक है, 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या नए नियम और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। इसके लिए क्या किया जा सकता है, कंपनी ने क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी में रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता था। पंडितों की काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहां अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। तो अब क्या हो गया है कि अब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया है कि कुछ नियम लागू कर दिए हैं। तो अभी क्या हो गया है कि जो पंडितों को स्कूल की देखरेख के लिए जिम्मा सौंपा गया था, उनके अनुसार यह काम था कि वह स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजेंगे और कक्षाओं को नियमित रूप से समय सारणी के अनुसार ही पढ़ाएंगे। अब अध्यापन पाठ्यपुस्तक पर आधारित होगा। अब क्या होगा, जो अध्यापन कार्य होगा वह पाठ्यपुस्तक पर ही आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, जबकि पहले क्या होता था, गुरुकुल में नियमित रूप से शुल्क नहीं देना पड़ता था। नियमित रूप से कक्षा में आए, तय सीट पर बैठें और अनुशासन के नियम का पालन करें। जबकि जो प्राचीन शिक्षा थी वह लचीली थी, लेकिन अब शिक्षा क्या हो गई, नियमित रूप से तय कर दी गई है, उनमें लचीलापन कम हो गया है। आगे यह बताया जा रहा है कि नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो नए नियम बनाए गए थे, उन नियमों के हिसाब से जो पाठशालाएं चलती थी उन्हें सरकारी अनुदान मिलता था। लेकिन जो पाठशालाएं इस नए नियम का पालन नहीं करती थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। इसके अलावा जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन नहीं किया, उसकी बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखें, उन्हें सरकारी सहायता नहीं प्राप्त होता था और नियमों से चलने वाली जो पाठशालाएं थी उसके सामने कमजोर पड़ने लगी। आगे यह बताया जा रहा है कि इस नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। पहले वाली जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे, क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली होती थी। नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएँ। अब जो व्यवस्था बनाई गई है उसमें यह बताया जा रहा है कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएंगे। अब कटाई के समय में भी बच्चों की स्कूल में आना ज़रूरी है। तो पुरानी वाली व्यवस्था में ऐसा कोई अनुशासन नहीं था। कटाई के समय में बच्चों की छुट्टी हो जाती थी और जैसे ही कटाई का समय समाप्त हो जाता था तो बच्चों का स्कूल शुरू हो जाता था। जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो इसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता है। ठीक है, आगे यहाँ चित्र 9 दिया गया है जो कि अरविंदो घोष का चित्र है।
देखते हैं, पढ़ते हैं। अरविंदो घोष ने 15 जनवरी 1908 को अरविंदो घोष ने 15 जनवरी 1908 को बॉम्बे यानी कि मुंबई में अपने एक संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। इसके लिए अपने पूर्वजों के साहसिक कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अरविंदो ने इस बात पर भी बल दिया कि यद्यपि छात्रों को अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए, फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों तथा लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी देशों के अनुभव का भी भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्रों को कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने पर यथासंभव रोजगार पा सके। ठीक है, तो अरविंदो घोष का यही मानना था कि जो छात्र हैं उन्हें अपनी भाषा के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके अलावा उन्हें यूरोपीय शिक्षा भी दी जानी चाहिए और कोई हस्तकला के क्षेत्र में भी उनको शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि जब वे स्कूली शिक्षा छोड़ दें तो वे बेरोजगार ना रहे, उन्हें कोई रोजगार मिल जाए। तो उनका यही मानना था कि वे आधुनिक शिक्षा के अनुसार यानी कि यूरोपीय शिक्षा के साथ साथ अपनी मातृभाषा में भी शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। तो अब क्या होने लगा कि भारतीयों को यह मानने लगे कि भारतीय समझने लगे कि जो पश्चिमी शिक्षा है उनकी वजह से भारत का आधुनिकीकरण हो सकता है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें तथा शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करें। तो भारत के लोगों ने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे भारत में नए स्कूल खोले, कॉलेज खोले, विश्वविद्यालय खोले ताकि आधुनिकीकरण हो सके, भारत का आधुनिकीकरण हो सके। इस दिशा में हुए कुछ प्रयासों के बारे में आप अध्याय 9 में पढ़ेंगे, परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। तो ऐसे बहुत सारे भारतीय थे जो पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे, जैसे महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोगों में से थे। आइए देखें कि उनका क्या कहना था। तो पढ़ते हैं, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया। तो इनका यह मानना था कि जो अंग्रेजी शिक्षा है वह हमें गुलाम बना रही है। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी ने कहा है कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम से अभिभूत, पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले इस संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे। महात्मा गांधी एक ऐसी स्थिति के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभाविक का भाव पुनर्जीवित करें। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें। तो जब राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था, अंग्रेजों ने विद्यार्थियों से यह कहा कि वे शिक्षा संस्थान छोड़ दें और अंग्रेजों को बताए कि वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे अंग्रेजों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं है। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। महात्मा गांधी के मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। तो उनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना रही है और उन्हें ही
उन्हें अपने ही समाज से, अपने सामाजिक परिवेश से अलग कर रही है। इसके अलावा अपनी ही भूमि पर वह अजनबी बन रहे हैं। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले, अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। यहाँ चित्र 10 दिया गया है जो कि महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर और लड़कियों की एक टोली के साथ बैठे हैं, जो कि 1940 का चित्र है। यह आप देख सकते हैं, इधर महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी का चित्र है और यहाँ बगल में रविन्द्रनाथ टैगोर का चित्र है। इसके पीछे सारी लड़कियों का चित्र दिया गया है जो कि एक टोली में बैठी हुई हैं। आगे पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्यपुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मविकसित होना चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होते हैं। आगे है स्रोत 3 जिसका शीर्षक है साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। तो पढ़ते हैं, जो कि महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही उनकी शुरुआत। यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुष और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती। लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्तकौशल सिखाऊंगा और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है। प्रत्येक हस्तकौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। यानी बच्चों को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। तो यह जो पृष्ठ लिया गया है द कलेक्टिव वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, खंड 72, पृष्ठ 79 से लिया गया है। आगे है, जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से आमूल तौर पर भिन्न है। आगे है टैगोर का शांति निकेतन। तो पढ़ते हैं, आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की थी? तो मुझे उम्मीद है कि आपने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना है तो यहाँ सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, देखते हैं। तो सुनेंगे आप लोग ध्यान से। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे, इम्पॉर्टेंट है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह जो संस्था शुरू की थी 1901 में। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। उनका दम घुटता था। उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसा लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे, टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। तो ये चित्र 11 दिया गया है, जो कि शांति निकेतन में एक कक्षा चल रही है, जो कि 1930 के दशक का चित्र है। आसपास का माहौल देखिए, चारों तरफ पेड़ और खुली जगह है। ठीक है, तो आपको याद आ रहा होगा कि प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था भी इसी तरह खुले स्थानों पर चलती थी। आगे बढ़ते हैं कि कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सकें। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रहें, मुक्त रहें और रचनाशील रहें, जहां वे अपने विचारों को और आकांक्षाओं को समझ सकें। टैगोर को लगता था कि बचपन का जो समय होता है वह अपने आप में सीखने का समय होता है। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था, जो कि कड़े और बंधनकारी अनुशासन
होते थे वह उससे मुक्त होने चाहिए, उन्होंने ऐसा बताया है। शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हो और उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में मदद दे। तो उन्होंने यह भी बताया कि जो शिक्षक होना चाहिए वह कल्पनाशील होना चाहिए, बच्चों को समझने वाला होना चाहिए और उनके अंदर उत्सुकता, जानने की इच्छा विकसित करने में मदद करे। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशील, चकित होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। तो उन्होंने यही बताया है कि जो वर्तमान के स्कूल हैं वो उस स्कूल में बच्चों की जो रचनाशील है, जो चकित होने वाली स्वाभाविक गुण हैं उसको मार देती हैं। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता में 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। तो आपने भी देखा कि उन्होंने कैसे शांति निकेतन में एक स्कूल खोला जो कि खुले स्थान पर था, आसपास में पेड़ पौधे थे। तो उन्होंने कलकत्ता में 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी, जो कि शांति निकेतन, दिखाई दी, जहां प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकते थे। ठीक है, आगे बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोवेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थे। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। तो टैगोर का यह मानना था कि भारतीयों को आधुनिक पश्चिमी सभ्यता के साथ साथ भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का भी ज्ञान होना चाहिए, यानी कि वे सम्मिश्रण चाहते थे। ठीक है, तो उनका जो मानना था कि उन्हें दोनों तरह की शिक्षा देनी चाहिए, यूरोपीय और भारतीय परंपरा के अनुसार भी। लेकिन जो गांधी थे वह पश्चिमी सभ्यता यानी कि मशीनी प्रौद्योगिकी शिक्षा के बिल्कुल कट्टर आलोचक थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, साहित्य और नृत्य के साथ साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। तो आप देख सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में कैसे भारतीय शिक्षा के साथ साथ पश्चिमी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। भारतीय शिक्षा जैसे कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ यूरोपीय शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इस व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है, और इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। तो यहाँ चित्र 12 दिया गया है जो कि कोयम्बटूर के एक प्रचारक स्कूल में खेल रहे बच्चे, जो कि 20वीं सदी के प्रारंभ का चित्र है। 19वीं सदी के मध्य तक ईसाई प्रचारक और भारतीय सुधारवादी संगठन लड़कियों के लिए स्कूल खोलने लगे। तो देख सकते हैं कि जो ईसाई प्रचारक हैं उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कि यह स्कूल किसका है, लड़कियों के लिए खोला गया है। तो दोनों ने मिलकर किया, ईसाई प्रचारक और भारतीय सुधारवादी संगठन ने भी लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। यह चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे अन्यत्र के बारे में, जो कि हमारा ये लास्ट शीर्षक है। तो शीर्षक है सभ्य करने के लिए शिक्षा। आइए पढ़ते हैं। 1870 बात है 1870 की। 1870 में शिक्षा अधिनियम लागू होने तक आमतौर पर पूरी आबादी के लिए व्यापक शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। बाल मजदूरी बहुत बड़े पैमाने पर थी, इसलिए गरीब अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे। परिवार चलाने के लिए उनकी आय महत्वपूर्ण थी।
स्कूल भी बहुत कम थे। ज़्यादातर स्कूल चर्च या रईसों द्वारा स्थापित किए गए थे। शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद सरकार ने नए नए स्कूल खोलने शुरू किए और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया। नाम है टॉमस आर्नोल्ड। उस दौर के सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक विचारकों में से एक थे। वह रग्बी नामक प्राइवेट स्कूल के मुख्य अध्यापक थे। माध्यमिक स्कूल की पाठ्य चर्चा में 2000 साल पुराने ग्रीक और रोमन शास्त्रीय कृतियों के विस्तृत अध्ययन की हिमायत करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे हमेशा ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे अंग्रेजी स्कूलों में जो अध्ययन क्रम अपनाया जाता है उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वह हमारे दिमाग को लगातार अतीत के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। हर रोज़ हम भाषाओं, इतिहास और कुछ साल पहले या हजारों साल पहले के विचारों को पढ़ते रहते हैं। आगे उन्होंने बताया है कि शास्त्रीय कृतियों के अध्ययन से दिमाग अनुशासित होता है। वास्तव में उस काल के ज़्यादातर शिक्षाविदों की मान्यता थी कि इस तरह का अनुशासन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं और उन्हें नियंत्रित करना आवश्यक है। सभ्य वयस्क के रूप में विकसित होने के लिए उन्हें मालूम होना चाहिए कि समाज में सही और गलत क्या है और उचित और अनुचित आचरण क्या होता है। शिक्षा, खास तौर से बच्चों के दिमाग को अनुशासित करने वाली शिक्षा का मकसद उन्हें इसी मार्ग पर आगे ले जाना था। तो ये था हमारा लास्ट पैराग्राफ। तो आज के लिए हमारा अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। तो कल हम देखेंगे इसी अध्याय का प्रश्न अभ्यास। तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसी अध्याय का प्रश्न अभ्यास। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे पढ़ाने में जो भी त्रुटियाँ आई हो उसे क्षमा करिएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और हाँ, अभी चैनल नया है, हम इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब हम अपना अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।